प्यारे साथियों, बिहार एपीओ मुख्य परीक्षा की तैयारी में शिद्दत से लगे हुए और एक एक दिन परीक्षा की घटती हुई संख्या के साथ, दिनों की संख्या के साथ आप सबकी तैयारी में हमारा छोटा सा एक प्रयास बोर्ड की क्लास बिहार एपीओ के माइनर एक्ट पर आज आर्म्स पे है। सेक्शन 13-14 पे बेस्ड वो क्लास से ज़रूर देखिए और वो आपको मदद करेगी। 3 दिन बाद नेक्स्ट क्लास होगी। 2 क्लास हो गई है और आर्म्स एक्ट पे हो गई, दहेज पे हो गई और SC ST पे हो गई। 3 पे बची है। वो 3 दिन बाद 6 तारीख तक ज़रूर कंप्लीट कर दूंगा। हो सकता है सारे क्वेश्चन आपको मिले और उसका विधि को पढ़ने का आपका ढंग पता चलेगा। इसमें प्रॉब्लम भी आ सकती है, आएगी तो कैसे डील करें। ये हमारे पीछे की वीडियो में जो सिंगल सिंगल ही है लेकिन आपको समझने के लिए पर्याप्त है, तो उस पर ध्यान देंगे। आज वाला वीडियो भी ज़रूर देखिए आप लोग, वो आर्म्स एक्ट पे है। और हालांकि वो वीडियो एक बार रिकॉर्ड करके डिलीट हो गई, लेकिन दोबारा भी वो आप क्लियरली आप देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। कोई बहुत बड़ी बात उसमें नहीं है। और एग्ज़ाम देने के पहले अपने मस्तिष्कीय संतुलन पर भी आपकी निगाह होनी चाहिए। शांति ज़रूरी है और माइंड को सेट करके ही विपरीत परिस्थितियों में भी आप आगे आ सकते हैं। अगर माइंड का संतुलन बिगड़ा तो बना बनाया चीज़ बिगड़ जाएगा। इस एग्ज़ाम में सिर्फ इसी बात की परीक्षा नहीं होती कि आपको कितना आता है और कौन कितने सुविधा या असुविधा से एग्ज़ाम हॉल में आया है। असली परीक्षा ये होती है दिमाग आपका कितना शांत है। अगर शांत है तो बेहतर लिखेंगे, नहीं ऑटोमेटिक सब रद्द करेंगे। और ये बाहर से दिखाई नहीं देता दिमाग जो अशांत होता है। आपने कभी रियलाइज़ किया कि जो जीवन में आपाधापी चलती है, जो आपको तरह तरह का अभाव झेलना पड़ता है कैरियर के इस पीरियड में, उसका असर आपकी दिनचर्या पर पड़ता है, पढ़ाई पर भी पड़ता है, पड़ेगा ही। लेकिन इसमें साझेदार कोई नहीं होता। आपको खुद से ही गिरना, खुद से ही उठना है। कोई इसमें सहयोग नहीं करेगा। अगर आप 25 साल के ऊपर हैं तो आसान नहीं है। लाइफ का एक एक मिनट बहुत हीरे से तौला जाएगा और आपको त्रासदी के तौर पर ताने व्यंग झेलने पड़ेंगे। समझ रहे हैं? इस एग्ज़ाम पीरियड में भी जब आपका मेंस देने जाना है, अरे उसका तो प्री निकलता रहता है, कहीं यहाँ तक मेंसो निकला इत्यादि। और दूसरे कहें तो कहें, अपने घर के लोग, अपने खास से खास लोग ये व्यंग मार छोड़ते हैं। वो छोड़ते हैं जो कंपटीशन का नहीं जानते। लेकिन अब आपको सुनना है, क्योंकि आपका अगर सिलेक्शन नहीं है तो एक दृष्टि से देखें तो अगर उन्होंने हाई स्कूल फेल होकर के भी कोई मुकाम बनाया होगा प्रॉपर्टी के हिसाब से, तो आपको जीने ना देने के लिए पर्याप्त है। समाज का सड़ा से सड़ा आदमी जो कायदे से स्वच्छ कपड़े नहीं पहनता, वो भी आप पर टिप्पणी करेगा, भैया कौन पढ़ाई करते हैं आप। बहनों को भी ये ताना दोहरा झेलना पड़ता है। अगर वह इस उम्र में अविवाहित हैं और उनको लगता है कि शायद इस कंपटीशन में अब की बार सक्सेस पा जाएं तब हम शादी करें इत्यादि। ये पुरुषों में तो पाया ही जाता, लेकिन अब आज का समय ऐसा आया है कि 4-5 साल से कि इसमें हमारी बहनें भी पीछे नहीं हैं। वजह भी है, जिम्मेदारियां वो भी समझती हैं। गृहस्थी का नाना जंजाल जो शादी के बाद होता है वो हर आदमी झेलता है, चाहे नर हो या नारी। उस स्थिति में जो परिस्थितियां चल रही हैं, चाहे यूपी एपीओ का मेंस हो चाहे बिहार एपीओ का मेंस हो, संतुलन साधना भी एक परीक्षा है। अगर आप संतुलन नहीं साध पाए तो ये तय मानिए आपका किया धरा, आपका ये 4 महीने 3 महीने का जो पढ़ाई लिखाई है सब बर्बाद जाएगा। तो सारे काम काज के साथ साथ इस पर भी आप काम किया कीजिए कि मस्तिष्क को संतुलित रखिए। और आप ये समझ जाइए, बदन में अगर कोई फोड़ा हो जाए, समझ रहे हैं, बदन में अगर कोई फोड़ा हो जाए तो यूं ही ऑपरेशन नहीं करवाते, पकने का इंतज़ार करते हैं कि नहीं करते हैं। या डॉक्टर के पास जाएंगे तो अगर इस पोजीशन में फोड़ा होगा कि बैठ सकता है तो बैठने का इलाज करता है। अगर पकने के पोजीशन में तो कह देता है कि 2-4 दिन रुक के आइए, फला फला सावधानी बरतिए। तो हम आपकी जो ये समस्या है अर्थाभाव, वो फोड़े की जैसी है। जितनी सावधानी उसके लिए बरतनी पड़ती है, सहना पड़ता है, उसको लिए लिए जीना पड़ता है। अर्थाभाव, व्यंग बाण, आलोचना,
समझ रहे हैं? तो इन परिस्थितियों से जो ये चलता है साथ साथ, लोग उल्टे सीधे बोलते हैं, उसको लेकर आप, जैसे आपके इस बदन में फोड़ा है और आपको काट के तो बहा नहीं देंगे, आपका मन मस्तिष्क ये इस बात की इजाज़त नहीं देगा। तो वैसे वो है पर निर्भरता, चाहे आप पिता के ऊपर निर्भर हों, चाहे भाई हो, या अगर हमारी बहनें हैं, ज़्यादातर वो पिता के ऊपर निर्भर होती हैं जब तक उनकी शादी नहीं है। शादी हो गई तो पति के ऊपर निर्भर रहती हैं। मान लीजिए कोई बहन ऐसी है जिसकी शादी हो चुकी है लेकिन वो निर्भर है पति पर, और वो तैयारी में है, अच्छे स्थिति में है, लेकिन उसको भी ये सब चीज़ें झेलनी पड़ेंगी। तो एक फोड़े जैसा है। उसका एक एग्जाम्पल देके मैं समझा रहा हूँ कि वो डॉक्टर उस स्थिति में उस पर नस्तर लगाता है। डॉक्टर का मतलब परमात्मा समझिए, यानी आपकी इस समस्या का पर निर्भरता, जैसे फोड़े की समस्या का हल परमात्मा कब नस्तर लगाएगा उस पर, जब वो पूरा पक जाएगा। मतलब आप सहते 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 इतने लेवल पे आ जाएं, और पढ़ते पढ़ते पढ़ते, केवल फोड़े के लिए आप सहते थोड़े हैं, सावधानी भी तो बरतते हैं कि नहीं उसमें दूसरा नस्तर लग गया तो नासूर बन जाएगा, ये भी तो डॉक्टर सावधानी देता है। तो अगर आप अर्थाभाव जैसे फोड़े को लेके चल रहे हैं, तो ये सारी सावधानी जो ज़रूरी है, मस्तिष्क का संतुलन, पढ़ाई की कंटिन्यूटी, वही पढ़ाई ही तो ये रास्ता है कि आपको गवर्नमेंट जॉब में ला के खड़ा कर देगा हैं। तो ये संतुलन साधना बहुत ज़रूरी है, और दिमाग को स्थिर चित्त रखें, अपने ओज तेज को बनाए रखें। घृणित, कपटी, बेईमान मानसिकता का अहंकारी, सामने वाले को कुछ ना समझना, ऐसे तमाम कुप्रवृत्तियों के लोगों से दुनिया भरी पड़ी है। आपके आजू बाजू भी लोग होंगे, अगर इनसे आपकी संगत है, उठक बैठक है, आपके फ़ोन में इनके नंबर हैं, आपकी इनसे बात होती है या इनका फ़ोन आता है, घातक है आपके लिए। आपका पढ़ाई का पीरियड एक ज़माने में जब ऋषि मुनि गुफाओं में तपस्या करते थे वैसा है। कम लोग हों, बेटर हों, जिनसे बातचीत हो वो वैमनस्य ईर्ष्या वाले ना हों, आपसे संवेदनात्मक रूप से जुड़े हों, अन्यथा ना हों। वो आपके फ़ायदे के लिए चीज़ है। किसी विपरीत परिस्थिति में आपको कोई मदद कर रहा है, मान लीजिए आपसे थोड़ी देर के लिए वो परिचित नहीं है, तो आपके परिचित और सगे संबंधी से वो बेटर है, लेकिन आंख मूंद कर उस पर भी यकीन नहीं किया जा सकता एक दो कृत्य से। वहाँ भी आप अपने आप को दिमाग से और दिल दोनों को मिक्स करके ही काम लें। निहायत दिमाग से नहीं, निहायत दिल से नहीं, दोनों में एक संतुलन। जैसे वहाँ शरीर को भी आप हर अंग प्रत्यंग की सफाई भी करनी है और फोड़े को भी बचाना है। फोड़े को बचाने का मतलब हमारा समझिए, अर्थाभाव का जो जंग झेल रहे हैं आप, कि जॉब में आ जाएंगे तो हमारी लाइफ सुधर जाएगी, परिवार की कंडीशन बदलेगी, उस आकांक्षा में यहाँ ये सबसे बड़ी मूल बात ये है क्या, कि जब आप इस परिस्थिति में हैं, इस दौर से गुजर रहे हैं, तो आप ये तय माने, इन परिस्थिति में आप ये तय माने कि निश्चित तौर पर आपके दिमाग में ये बातें जानी चाहिए कि अगर खुद नियंत्रित नहीं रहेंगे तो स्थिति बिल्कुल बिगड़ जाएगी। सारी बनी बनाई चीज़ पर पानी फिर जाएगा अगर आपने अपने आप पर नियंत्रण नहीं रखा। सब कुछ देखते हुए, सब कुछ विपरीत जानते हुए, लेकिन आपको अपना मन मस्तिष्क बिल्कुल शांत रखना है, बिल्कुल शांत रखना है। अगर ये परीक्षा पास कर ले गए तो ये जो भौतिक परीक्षा है बहुत बड़ी बात नहीं है। बहुत सारे 1037 में जिन 69 का होना है, फाइनली जितने लोग बाहर होंगे, सारे बाहर होंगे, उसमें अधिकतर के साथ यही घटना होती है। दिमागी संतुलन नहीं सध पाता और अंत में वो फेल कर जाते हैं। भौतिक परीक्षा तो बाद की है, लेकिन ये अपनी आप की संतुलन साधना, अपने दोस्त यार मित्रों से उनके स्वभावों के विपरीत अपने आप को मैनेज करना, समझ रहे हैं, ये भी एक कुशलता का पहचान है। आप ऐसा मत समझें कि सिर्फ एग्ज़ाम में बेअरेक्ट रट के और जाके लिखना मात्र परीक्षा है। वहाँ जब लॉज में जाएंगे, होटल में जाएंगे, ठहरेंगे, वहाँ भी आपकी परीक्षा होगी। अगर किसी दिन होटल मालिक से या उसके किसी पेवन से ही विवाद हो गया तो उस दिन गया पेपर। तो इस बात का हमेशा ख्याल रखिए, एग्ज़ाम देने का भी 10 दिन बाकी है, और 10 दिन का यह महत्वपूर्ण समय आप 20 दिन में कन्वर्ट करके जाएंगे, तभी जब आपका दिमाग संतुलित होगा, आप किसी विवाद पचड़े में नहीं पड़ेंगे। नियंत्रित रहिए, संतुलित रहिए, शांत रहिए, और किसी के प्रति मजा लेने की भावना में न रहिए।
आप अगर मज़ा ज़्यादा लेंगे तो मैं अपने 16 साल का अनुभव बताया हूँ, एक नहीं मेरे साथ बता रहा हूँ, मेरे साथ कम से कम ऐसे 50 लोग तो होंगे ही जानकारी में, जो ज़िंदगी में पूर्णतया तबाह हो गए, लेकिन उनकी एक आदत नहीं गई, दूसरे का मज़ा लेने की। अपने कहते हैं ना, एक देहात में कहावत है, सुपवा हंसे चलनियों हंसती है जिसके खुद 72 छेद। तो ये प्रवृत्ति मानव की सबसे खतरनाक ध्वंसक प्रवृत्ति है, इससे बचना है। एक प्रतियोगिता के लिए सबसे बड़ी ज़रूरत है, अधिकारी बन के जाए तो, लेकिन संवेदनशील हो, समझदार हो, विवेकवान हो। धूर्त अगर पहुंचता ही है, क्योंकि उसके लिए मानक शर्तें हैं नहीं। ये सारी बातें जो मैं बता रहा हूँ, ये सिर्फ आपको मस्तिष्कीय संतुलन के लिए ही नहीं ज़रूरी है, बल्कि आप ईमानदारी से मानेंगे इस बात को कि आपके व्यक्तित्व निर्माण के लिए भी ज़रूरी है। पद आपको मानसिक शांति नहीं देगा, किसी को नहीं देता। इस संसार में पूरा विश्व का विजेता सिकंदर भी अशांत दुनिया से गया। हिटलर ने भी पूरी दुनिया जीतने की ही सोची थी, आत्महत्या कर लेनी पड़ी। तो ये दिमाग से भ्रम निकाल दीजिएगा कि किसी पद को पा करके आप औरों से ऊंचे हो जाएंगे। नहीं, ऊंचे होने का एक ही स्थान है, जो मानवीय गुण है उसकी गुणता में वृद्धि हो। 5 फार्चूनर खड़ा करने से जो आदमी की धारणा है, कहते हैं ना कि बड़े लोग हैं ये, मैंने अच्छे अच्छे लोगों को देखा है, खुल वेल एजुकेटेड हैं, उनके मुख से सरेआम अमीरों के लिए निकलता है, चाहे वो कितने भी गलत ढंग से पैसा अर्जित किया हो, बड़े लोग। तो अगर आप शब्दों से ही बड़े लोग उनको मान रहे हैं, तो यकीन माने आप कभी भी बड़े लोग नहीं होंगे। आपकी आत्मा में ये विश्वास होना चाहिए कि बड़े लोग का अर्थ मात्र होता है क्वालिटी से बड़ा, पद पैसे धन से नहीं। इसका मतलब ये भी नहीं होता कि पद पैसा और धन अप्रासंगिक चीज़ें हैं, नहीं हैं। सोने पे सुहागा वो हो, साथ में गुणता हो, मानवीयता हो, समझ हो, अहंकार से दूरी हो। नहीं तो कोई बाहरी शत्रु उतना खतरनाक नहीं होता जो आपका दिखने वाला दुश्मन है कि फला व्यक्ति से दुश्मनी है। ये जो भीतर के शत्रु आपके भीतर हैं, ईर्ष्या के रूप में, अहंकार के रूप में, द्वेष के रूप में, हमेशा चिंता रहने के रूप में, समझ रहे हैं, ये 1000 शत्रु से बढ़कर हैं। आपको सुकून तो छीनेंगे ही छीनेंगे, आपको पूर्णतया बर्बाद करके रखेंगे, कहीं सफल नहीं होने देंगे जिंदगी में। जीवन में संतुलन पाने के लिए पहला मानक तो ये बनाएं कि पढ़ाई का मतलब सिर्फ यही नहीं होता कि जो पद पाने के लिए प्रयत्नशील हैं वो हर हालत में मिलेगा तो ही हमारी उन्नति होगी। एक दिमाग को शार्प रखें। दूसरे, मेहनत में कसर इसलिए ना छोड़ें बिल्कुल कि जिसको आप कर्म मान करके पूजा कर रहे हैं, या जिस टारगेट को लेकर के आप इतना व्यस्त हैं, आपने 100% डेडिकेट किया है अपनी एनर्जी, तो उसको प्राप्त करने को चैलेंज के तौर पर लें। उसमें दयो दयो आलसी पुकारा वाले भाव में ना रहें कि होता वही है जो भगवान नहीं। भगवान उसी की मदद करता है जो अपनी मदद खुद करता है। ये हो सकता है कि आपकी ये मेहनत किसी और रूप में दिखे, लेकिन दिखेगी तब जब मेहनत किए रहेंगे तब। तो आपका ज़्यादा समय लेते ना हुए, लगभग 15 मिनट का वीडियो ये है जो एक जानबूझ करके मैं बोलता हूँ, जिससे आपका ऊर्जा रंग में रहे और आप पढ़ाई कर पाएँ। हमसे भी जुड़ें। हमारी बातें आपको कितनी जच रही हैं, क्योंकि ये प्रतियोगिता एक भयंकर समर है। मनरेगा का वो मजदूर जो 300 रुपये कमाता है, इस प्रताड़ना से नहीं जीता जो आप झेलते हैं। खा लेता है जो कमा के लाता है, इधर उधर का मनोरंजन कर लेता है, सो लेता है। लेकिन अगर आपसे कहें क्या वो मनरेगा वाली लाइफ एक्सेप्ट करेंगे, तो नहीं करेंगे। हर व्यक्ति के स्वाभिमान अभिमान की बात है। पद प्रतिष्ठा के लिए आदमी मरता है। पद प्रतिष्ठा का मानक भी अलग अलग अर्थ में अलग होता है। कुछ के लिए ब्यूरोक्रेसी लोक सेवा आयोग की पद प्रतिष्ठा ही पद प्रतिष्ठा है। जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं उसमें मैनेजर बनना किसी के लिए प्रतिष्ठा है।
किसी के लिए नेतागिरी में आगे निकल जाना प्रतिष्ठा है, किसी के लिए अध्यात्म जगत में बहुत आगे निकल जाना प्रतिष्ठा है। तो प्रतिष्ठा के व्यक्तिवाचक गुण हैं, हर व्यक्ति के अलग अलग मानने हैं। और मेरा अपना व्यक्तिगत मानना यह है, प्रतिष्ठा सिर्फ उस व्यक्ति की है जिसका समृद्धता हो, जिसमें अर्थाभाव ना हो, लेकिन मानवीय गुणों से कूट कूट कर भरा हो, आदमियत हो, इंसान हो, वो किसी भी धर्म को ना फॉलो करता हो, किसी भी जाति में यकीन ना करता हो, समझ रहे हैं। लेकिन अगर आदमियत है, संपूर्ण प्राणी पर, जड़ चेतन जो ब्रह्मांड में दिखाई दे रहा है, सृष्टि में दिखाई दे रहा है, सबके प्रति उसमें प्रेम हो, स्वयं वो ओज तेज वाला हो। ओज तेज का मतलब समझते हैं? जिसके चेहरे पे चमक हो, बुझा बुझा सा ना हो, खिंचा खिंचा सा ना हो, थका थका सा ना हो, लुटा लुटा सा ना हो। बाहरी व्यक्ति देख करके ही कह दे इसका लीलार बहुत चमकता है। वो कृत्रिम क्रीम वाला लीलार नहीं, आंतरिक तेज वाला। अगर आप सच्चे हैं तो आप सामने वाले को देख के बता देंगे कि ये व्यक्ति ईमानदार है या ये व्यक्ति बेईमान दिखाई पड़ता है। हालांकि ये आखिरी सच नहीं होता, लेकिन ज़्यादातर ऐसा रियलाइज हो जाता है। प्रेमचंद का गोदान उपन्यास पढ़ें, सबसे भोला पात्र कौन सा है? होरी। सबसे भोला पात्र गोदान में कौन है? होरी। उसका कोई समृद्धता है? कोई 5 मंजिले का मकान है? लेकिन नहीं, बेदाग लाइफ जीता है। मंत्र में डॉक्टर साहब, मंत्र की कहानी अगर पढ़े हों आप प्रेमचंद की, तो मंत्र में देखिए जो एक साधारण सा आदमी जिसका इलाज नहीं करते डॉक्टर चड्ढा, इसका इलाज डॉक्टर चड्ढा नहीं करते, गोल्फ खेलने चले जाते हैं, उन्हीं के लड़के को सांप दंसता है और उसका इलाज करने वही व्यक्ति आता है कई साल बाद। उसका पुत्र तो मर जाता है इलाज नहीं करते, लेकिन वो आके इनका पुत्र बचा जाता है। और उसको जब ये धन दौलत से लादना चाहते हैं, ये सब ले जाए, वो लेता नहीं, निकल लेता है। एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहता है। हम आपसे पूछते हैं आपको ज़िंदगी कैसी चाहिए? किसी की न वसुधा यहाँ से गई, न किसी का धन गया, न किसी का रूप गया, न दौलत गई, सब यहीं खाक हो जाता है। तो पद प्रतिष्ठा पाने के चक्कर में दिमाग का संतुलन न खोएं, किसी को उल्टा सीधा ना बकें। ध्यान रखें, ये जो भी प्रतिक्रियाएं नकारात्मक आपसे होती हैं, चाहे आवाज़ में चाहे अंदर ही अंदर, आवाज़ में हो जाए तो थोड़ा कम प्रभाव वाली हैं, लेकिन अगर अंदर ही अंदर तो बहुत ही खतरनाक हैं, केवल आपका नुकसान पहुंचाएंगी, आपको उबरने नहीं देंगी। तो इससे भी सावधान रहिए। हम आपसे कह रहे थे 15 मिनट का वीडियो, लेकिन ये बोलते बोलते देखिए 20 मिनट को छूने जा रहा है। जो हमारे चैनल पे नए हैं वो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सअप नंबर है 7705090393 पर। एडवोकेट JK गिरी इलाहाबाद उच्च न्यायालय से संपर्क कर सकते हैं। आपके स्नेह से ही हमारी गाड़ी आगे चल रही है और कोशिश करूंगा ये गतिमान रहे। सिलेक्शन मिले, परमात्मा की इच्छा पे हमने छोड़ रखा है। हायर जुडिशरी का वैकेंसी आने वाली है, आप लोगों की भी लोअर जुडिशरी की भी सुनाई दे रहा है, बहुत दिन से चर्चा में है। आज ये के पेपर में लोक सेवा आयोग ने स्पष्ट किया है कि हमारे पास इतनी भर्तियां हैं। तो ये तो मैं शुरू से कह रहा हूँ कि 24 में चुनाव लड़ना है मोदी जी को, तो 23 में तो आमाझोर मचेगा ही, समझ रहे हैं। तो उस आमाझोर में अपनी ज़िंदगी अगर नहीं सेट कर पाए हैं तो एक मौका मिलता है, लेकिन ये मत मानिए कि कमीशन की नौकरी मिल ही जाए तो ही दिन ज़िंदगी सेट होगी। बहुत से ऐसे कमीशन की नौकरी पाए हुए को मैंने झंझावात में देखा है, आप भी देखे होंगे। अधिकारी बनना जीवन का अमूल्य रत्न पाना नहीं है। अमूल्य रत्न सिर्फ एक है, चाहे जो जीवन हो आपका, साधारण लघु कुटीर किसान हो, लेबर हो, व्यवसायी हो, कर्मचारी हो, पदाधिकारी हो, न्यायाधीश हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, कुछ भी हो, लेकिन अगर आप में आदमियत नहीं है, समझ रहे हैं, अगर आदमी पना नहीं है, किसी धर्म के चक्कर में, किसी संप्रदाय के चक्कर में, पुरुषवाद के चक्कर में, किसी वाद के चक्कर में, तो फिर आपका सारा कुछ, सारी दौलत, सारी पद प्रतिष्ठा 2 कौड़ी की है, कोई अर्थ नहीं रखती वो।
हाँ, ये बात तय है कि आप अपने मने गंगा रौताएं तो जरूर रहेंगे कि इस दुनिया में अगर भीड़ में देखिए तो 90 से 95% व्यक्ति, चाहे उसके पास कुछ ना हो, अहंकार और तैस में जी रहा है। 1% आंकड़ा नहीं मिलेगा आपको विनम्र और सुशील व्यक्ति मिले। ये परिस्थिति चल रही है। तो आप अपने जीवन को जीवन परख चाहते हैं या बस खाऊं खाऊं, बस केवल मिल जाए और रिश्वत कर खोरी करके 10 तल्ले का मकान, एक पजेरो गाड़ी, घर में चाहे कोई रहे चाहे ना रहे, यही अगर सब करना है तो हमारी बातें गैर प्रासंगिक हैं। हम चाहते हैं कि हमसे जुड़ने वाले व्यक्ति जो अभी तक जो अधिवक्ता बंधु भाई बहन हमसे जुड़े हैं, उनके कॉल हमारे तक आते हैं, अपनी संवेदनाएं वो हमसे शेयर करते हैं कि सर ये बातें बहुत राहत पहुंचाती हैं। कौन बतियाता है, सब सूख गया है ज़माना। वो हमारी छोटी सी कोशिश है, हमने ये दंश झेला है, झेल भी रहा हूँ। तो आपसे बातें करके थोड़ा केवल यही नहीं हो जाता कि बात कर लिया तो बात हो गई, बल्कि ये आत्मीयता का बोध होता है और आपसे जुड़कर अच्छा लगता है। बस आज इतना ही। अब हो सकता है 2 दिन रुक के आपको वीडियो मिले, कुछ मेरे ज़रूरी काम है, लेकिन मिलेंगे कंसिस्टेंसी से। और हमारी बहुत सारी दुआएं हैं कि आप पढ़ाई कायदे से करें, शांत चित्त से करें, दिमाग बिल्कुल स्थिर रखें, तनिक भी अधीर ना हो। कैसी भी विकट परिस्थिति आ जाए, दिमाग का संतुलन बिगड़ने ना दें। सारी कड़ी से कड़ी परीक्षा यही है, एग्ज़ाम हॉल सेकेंडरी है। ठीक है, मिलते हैं कल। आज के लिए शुभ रात्रि। जिस समय में रिकॉर्ड कर रहे हैं लगभग 11:30 का टाइम है, तो मिलते हैं 2 दिन बाद। ठीक है, सत्यमेव जयते। सबको हमारा विनम्र अभिवादन।